हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुण कुमार अविनाश जी की लिखी हुई कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 2 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। उस मीटिंग से पारुल और अरिहंत को मिला क्या था? शायद पाबंदियों के अलावा कुछ भी नहीं। पहले जब घर वाले इनकी मोहब्बत से अनजान थे, तब दोनों रोज रात को बातचीत तो कर लेते थे, अब नहीं कर सकते थे। बहरहाल दोनों ने वादे पर खरा उतरने की सोच ली थी। अगले 2 साल में दोनों के जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया था। पारुल के दोनों भाइयों की सरकारी नौकरी लग गई थी। दोनों एक साथ ही एक ही परीक्षा उत्तीर्ण कर रेलवे के ग्रुप डी में भर्ती हो गए थे। पारुल भी नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर जबलपुर के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा चुकी थी। अरिहंत का व्यापार फल फूल रहा था। अब उसने प्रॉपर्टी एजेंट का काम छोड़ दिया था। सोलंकी टावर में उसका आलीशान ऑफिस था और शहर के कई हिस्सों में छोटे छोटे कार्यालय और दुकान खुली हुई थी, जहां उसके मुलाजिम बैठते थे। उसने कई गोदाम किराए पर ले रखा था और वो बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार भी करने लगा था। शुरुआत उसने रेत से की थी, फिर जल्द ही उसने सीमेंट की एजेंसी से ले ली थी। रेत और सीमेंट के कारोबार में जब पांव जम गए तो उसने सरिये और अब टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग्स मटेरियल में भी काम करना शुरू कर दिया था। उसके यहाँ काम करने वाले ज्यादातर उसके कॉलेज के सहपाठी ही थे, जिन्हें वो सेल्स पर कमीशन देता था। अब उसने खुद काम करने की बजाय लोगों से काम करवाना सीख लिया था। अब उसे कॉलेज जाने की फुर्सत ही नहीं थी, इसीलिए उसने कॉलेज जाना लगभग बंद कर दिया था। सिर्फ इम्तिहान के वक्त जाकर परीक्षा दे देता था। परीक्षा भवन में अगल बगल बैठे दोस्तों की नकल कर लेता था। पैसे पैसे को खींचता है, अरिहंत इस कहावत का जीवंत उदाहरण था। उसने अपने पिता का नाम और अपनी चातुर्य से अपना व्यापार चारों दिशा में बढ़ा लिया था। व्यापार में लगाकर ज्यादातर पूंजी बैंक से फाइनेंस करवाया हुआ था। दुकानें और सेंट्रलाइज्ड गोदाम लीज पर लिया हुआ था। अब वो पैदल तो क्या, बुलेट से भी आना जाना छोड़ चुका था। खुद सोलंकी टावर के अपने भव्य ऑफिस में बैठता था। उसके बंदे खुद की तनख्वाह के लिए और अरिहंत के लाभ के लिए काम कर रहे थे। खुद की सुरक्षा के लिए उसने 2 बाउंसर को अपना बॉडीगार्ड भी बना लिया था। अपनी रिटेल शॉप पर वो बैठता तो नहीं था, पर 1-2 दिन में कभी भी औचक निरीक्षण करने पहुंच जाता था। उसका सीधा सा असूल था कि गलती करने वाले के लिए माफी की गुंजाइश थी, पर बेईमानी करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं करनी थी। सिर्फ 2 बंदों के हाथ पैर तोड़कर वसूली की गई। सभी स्टाफ में ये पैगाम पहुंच गया कि बॉस की उम्र ही कम है, उसके तजुर्बे में कोई कमी नहीं है। जब अरिहंत 21 साल का हो गया, तब तक पारुल मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट बन चुकी थी। आपसी बात विचार के बाद ये तय हुआ कि पारुल की शिक्षा पूरी होने तक दोनों इंतजार करें। विभा सोलंकी उस समय बहुत खुश हुई थी जब उन्हें पता चला कि पारुल का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। उनके घर में पैसा बहुत था, पर बच्चों का ध्यान सिर्फ पैसे कमाने में ही था। शिक्षा के मामले में वे बेचारे फिसड्डी ही थे। मेरी होने वाली बहू डॉक्टर बनेगी सोचकर ही वो रोमांचित हो रही थी। फिर वो मनहूस दिन आया जब पूरी दुनिया में बढ़ते कोरोना केस के कारण भारत में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। जिंदगी जैसे थम सी गई थी। लोग जहाँ थे वहीं कैद होकर रह गए थे। उद्योग धंधे तबाह हो गए, खेतों में फसल खराब हो रही थी और लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे थे। एक तरफ कुछ लोग घरों में बैठने के लिए मजबूर थे, वहीं इमरजेंसी सर्विस वालों की शामत आई हुई थी। पुलिस, रेलवे, हॉस्पिटल जैसे संस्थानों के कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ गया था। उन दिनों पारुल 3rd ईयर में थी। कॉलेज के हॉस्पिटल में पीपी किट पहनकर उसे भी सीनियर स्टूडेंट की तरह मरीजों की तीमारदारी करनी पड़ती थी। 2 साल तक बात करने की बंदिशें अब खत्म हो चुकी थी, पर अब वे खुद परिपक्व हो चुके थे। बिना जरूरत केवल आई लव यू कहने के लिए आपस में बातें नहीं करते थे। दोनों व्यस्त भी बहुत थे, फुर्सत के पल जैसे उनके नसीब में ही नहीं थे। एक रात जब अरिहंत बिस्तर पर लेटा, तब पारुल का फोन आया। वो कह रही थी कि उसे तेज बुखार है, उसे अस्पताल वालों ने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया है, उसकी आवश्यक जांच की गई है
और रिपोर्ट आने पर ही बताया जाएगा कि उसे कोरोना है भी या नहीं। अरिहंत की अब पवन से अच्छी बनने लगी थी। उसने पवन से बात की थी। पवन खुद रो रहा था। वह रेलवे का कर्मचारी था, पर उसकी सलाहियत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर पाता। जो जहाँ था वो वहीं रह गया। फिर एक दिन ये मनहूस खबर आई कि पारुल सक्सेना अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अरिहंत के लिए ये किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसकी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ चुकी थी। वो जिंदा तो था, पर जिंदगी जी नहीं रहा था। दिन काटने के लिए मजबूर था। उसकी मनःस्थिति का फर्क उसके व्यवसाय पर इसीलिए नहीं पड़ा था क्योंकि उन दिनों व्यवसाय था ही कहाँ। सब कुछ तो ठप पड़ा हुआ था। न भवन निर्माण हो रहा था, न सड़कें बन रही थी। पवन से ही उसे पता चला कि पारुल के दाह संस्कार में घर का कोई सदस्य पहुंच ही नहीं पाया था। कंप्लीट लॉकडाउन लगा होने के कारण प्राइवेट व्हीकल को अलाउ नहीं किया जा रहा था। इमरजेंसी पास बनवाकर जाते, पर कार चलाने वाला कोई नहीं मिला। अस्पताल वालों ने ही सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार मर्द शरीर का दाह कम कर दिया था। बाद में जब लॉकडाउन खुला तब अरिहंत उनके घर गया था। वहां ताला लगा हुआ था। पवन से बात की तो पता चला उसके माता पिता जबलपुर से पारुल का निजी सामान लेने गए हुए हैं। वहां से आने के बाद वे हरिद्वार जाएंगे। जो कर्मकांड कोरोना के कारण उस समय नहीं हो पाया था, उसे वे हरिद्वार में करवाएंगे। 6 माह के बाद अरिहंत को पता चला कि पारुल के पिता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगकर अपने गांव चले गए हैं। शहर का मकान यूं ही ताला लगा हुआ पड़ा था। बेटे पहले ही शहर छोड़ गए थे, फिर बेटी दुनिया ही छोड़ गई। अब इस शहर में उनके लिए पुरानी यादों के सिवा रह भी क्या गया था। यादें भी ऐसी थी कि जो खून के आंसू रुलाती थी। अरिहंत के माता पिता ने बहुत चाहा कि अरिहंत पारुल को भूल जाए और किसी और लड़की से विवाह कर ले, पर किसी और से विवाह करके सुखी जीवन जीने से ज़्यादा अच्छा उसे पारुल की यादों के साथ जीने से आता था। अब तो उसके पास पारुल की यादों के सिवा कुछ भी नहीं था। पानी में भीगने के कारण जब मोबाइल खराब हो गया था, तब मोबाइल तो सुधर गया था, पर गैलरी में से अन्य तस्वीरों की तरह पारुल की तस्वीरें भी फॉर्मेट हो गई थी। पारुल के घर से उसकी कोई तस्वीर मिलने की संभावना भी नहीं थी। सरस्वती सक्सेना आज भी अरिहंत के खिलाफ थी और उससे सीधी मुंह बात भी नहीं करती थी। 2 साल और गुजर गए। व्यवसायिक कार्य से अरिहंत को जबलपुर जाना पड़ा था। संयोग से उसका काम एक दिन में ही निपट गया था। उसके पास कम से कम 15 घंटे का फालतू समय था। उसने अपने सप्लायर मित्र से पूछा कि वक्त गुजारी के लिए क्या किया जाए। बाउंसरों ने जबलपुर के रमणीय स्थलों के पर घूमने का प्लान बनाया। पहले तो अरिहंत का भी मन घूमने जाने के लिए हुआ था, पर ये वो शहर था जिससे उसकी मोहब्बत छीन ली थी। तभी अरिहंत को कुछ सूझा। वो अपने सप्लायर से मेडिकल कॉलेज के बारे में दरियाफ्त किया, तो उसने बताया कि मेडिकल कॉलेज वहाँ से पास में ही था और वहाँ का ऑफिस सुपरिटेंडेंट उसका सगा मामा था। अरिहंत के अनुरोध पर दोनों सप्लायर की ही कार से मेडिकल कॉलेज पहुंचे और मामा जी ने अरिहंत से अपनी मंशा जाहिर की। मामा ने कंप्यूटर से कोरोना से मरने वाले छात्र छात्राओं की लिस्ट निकाली। ये रही। स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे नामों में से एक नाम को उन्होंने पढ़ा, फिर उसका फ़ॉन्ट बड़ा कर अरिहंत को दिखाया। अरिहंत ने बुदबुदाते हुए पारुल का नाम पढ़ा। नाम पारुल सक्सेना, डॉटर ऑफ गोविंद लाल सक्सेना, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डेथ। पूरी डिटेल पढ़कर अरिहंत बोला, पारुल सक्सेना के नाम के अलावा हर डिटेल गलत है। माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी तो सही नहीं है। यहाँ तक कि एड्रेस भी गलत है। जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर मामा जी ने पारुल सक्सेना के नाम से उसकी फाइल सर्च की तो पता चला एक ही साल में 2 पारुल सक्सेना ने कॉलेज में एडमिशन लिया था। एक को ईएनटी डिपार्टमेंट मिला था और दूसरी गायनोलॉजिस्ट बनने की राह में थी। अरिहंत का हृदय जोर से धड़का। उम्मीद की एक लहर अपनी ओर आती हुई दिखी। मामा जी, पारुल सक्सेना, डॉटर ऑफ देवदत्त सक्सेना का पूरा डिटेल सर्च कीजिए तो। कंप्यूटर की कीबोर्ड पर मामा जी की अंगुलियां चली। स्क्रीन पर नई पारुल सक्सेना की पूरी डिटेल आ गई। एडमिशन से पास आउट तक का सारा विवरण अरिहंत के सामने था। इसकी एक प्रिंट आउट कॉपी मुझे मिल सकती है? अरिहंत ने पूछा। नहीं, ये टॉप कॉन्फिडेंशियल है। डीन और एचओडी की अनुमति के बिना हम इसे किसी को नहीं दे सकते हैं। मेरी नौकरी पर भी बन सकती है।
मेन पॉइंट तो कागज पर लिख सकते हैं ना। मामा ने एक फुल स्केप कागज और पेन अरिहंत के सामने रख दिया। अरिहंत ने एक एक प्रविष्टि को कागज पर लिखा, जिसमें पारुल का नया मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, गांव का पता तक था। मामा जी, वैसे तो आपने मेरी ऐसी मदद की है कि मैं जिंदगी भर के लिए आपका एहसानमंद हो गया हूँ। आपका कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, पर आप चाहे तो मेरी थोड़ी सी मदद और कर सकते हैं। क्या चाहते हो? फिलहाल ये है कहाँ? क्या इसका पता चल सकता है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये खुद अपना पता बताएगी, कहकर मामा जी ने अपने मोबाइल से पारुल के नए नंबर पर डायल किया। जब कॉल कनेक्ट हो गया तब मोबाइल को स्पीकर मोड पर डाल दिया। तिवारी अंकल नमस्ते। स्पीकर से निकलकर जानी पहचानी आवाज अरिहंत के कानों से टकराई। नमस्ते बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ, अपना बताइए। मैं अभी प्लेसमेंट लिस्ट बना रहा था। फिलहाल कहाँ पोस्टेड हो? फिर पारुल ने इंदौर के एक मैटरनिटी होम का पता, अपना नया मोबाइल नंबर और दूसरे विवरण बहुत ही सहजता से बता दिया, जिसे मामा जी ने एक रजिस्टर पर नोट भी कर लिया था। अरिहंत की आंखें बंद थी। उसने पारुल के मुंह से निकले एक एक शब्द को बहुत गौर से सुना था, पहचाना था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अरिहंत की आंखों से आंसुओं की बूंदें बह निकली। अरिहंत ने अपने आंसू पोंछे। जिस कागज पर पारुल का डिटेल लिखा था, उसी पर उसका नया नंबर और पता लिखा। फिर कृतज्ञ भाव से मामा जी से बोला, मुझे नहीं मालूम कि पारुल की मौत की झूठी खबर मुझे क्यों सुनाई गई। मुझे ये भी नहीं मालूम कि अब आगे मैं क्या करूँगा, पर मुझे इतना जरूर मालूम है कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान तो तब करता जब मुझे मालूम होता कि मैंने तुम्हारी मदद क्या की है। तुम मुझसे चाहते क्या थे? मामा जी, यहाँ आया तो था मैं पारुल की एडमिशन के समय वाली एक तस्वीर लेने, पर अब मैं पारुल का पता लेकर जा रहा हूँ। और फिर अरिहंत ने अपनी कलाई से ओमेगा की 4 लाख की घड़ी निकाली और मामा जी के सामने टेबल पर रखता हुआ बोला, आपने मेरा वक्त बदल दिया है, इसीलिए वक्त बताने वाली ये मशीन अब से आपकी। अरे मगर मामा प्लीज। कॉलेज के कंपाउंड से कार बाहर निकली तब मित्र बोला, ये तो मैं समझ गया कि कोई दिल का मामला है, पर ये लड़की है कौन? वैसे तो ये मेरी जिंदगी है, पर मेरे साथ फ्रेब क्यों? अपने मरने की झूठी खबर सुनाकर मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई और आ गया हो। वैसे तो इस फरेबी दुनिया में कुछ भी संभव है, मगर मुझे मालूम होना चाहिए कि आज की तारीख में अगर कोई उसकी जिंदगी में है तो कौन है? वो मुझसे बेहतर है तो क्यों है? कैसे पता करोगे? पता तो फोन करके भी कर सकता हूँ, खुद उसी से बात भी कर सकता हूँ, पर अरसा हो गया है उसे देखे हुए। सोचता हूँ कि पराई दुनिया में जाने के बाद वो पहले की तरह ही हसीन दिखती है या नियत की तरह उसकी शक्ल सूरत भी बदल गई है। दोस्त एक काम करो, मेरा टिकट कैंसिल करवा कर इंदौर का टिकट बनवा दो। ओके। डॉक्टर पारुल तैयार होकर फ्लैट से बाहर निकलना ही चाहती थी कि डोरबेल बजा। आती हूँ भाई, उसने उच्च स्वर में आवाज लगाई। फिर अपना पर्सनल गैजेट, जिसमें उसका मोबाइल और स्टेथोस्कोप भी था, संभालती हुई हड़बड़ी में दरवाजा खोली। डॉक्टर पारुल का पेंट हाउस मैटरनिटी होम के टॉप फ्लोर पर था। 24 घंटे डॉक्टर की सेवा प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से अस्पताल वालों ने उसे अस्पताल में ही सारी सुविधा दे रखी थी। आगंतुक ने सिर पर फेल्ट हेड डाल रखा था। आंखों पर चौड़े फ्रेम का काला चश्मा था और उसके चेहरे पर फेस मास्क चढ़ा हुआ था। कौन हो तुम? किसी नर्स या पारामेडिकल स्टाफ की जगह चेहरा ढके एक अजनबी को देखकर डॉक्टर पारुल घबरा गई। जी नमस्कार, मैं भूलोक का एक तुच्छ प्राणी प्रेतलोक वासिनी डॉक्टर पारुल सक्सेना के दरबार में एक फरियाद लेकर आया हूँ। अरिहंत कमर दोहराकर कोर्निश बजाता हुआ बोला था। जिस आवाज को सैकड़ों बार सुना हो, सुने गए संवाद हजारों बार मन में दोहराया हो, लाखों बार तसव्वुर में जिससे बातें की हो, हर पल जिसके नाम से दिल धड़का हो, उसे भूल पाना, चेतना से उस आवाज को मिटा पाना संभव ही नहीं था। पारुल के चेहरे पर हाहाकारी भाव आए। फोन और स्टेथोस्कोप हाथ से छुटकर पांवदान पर जा गिरा। वो खुद न गिर पड़े, इसके लिए उसने अरिहंत का बाजू पकड़कर खींच लिया। उसका जिस्म पत्ते की तरह कांपा।
फिर कंठ से एक घुटी हुई सी चीख निकली। दोनों कब आलिंगनबद्ध हो गए। दोनों में से किसी को होश ही नहीं रहा। अरिहंत पारुल सहित चौखट लांघ कर अंदर आ गया। फिर पैर की ठोकर से दरवाजा अंदर से भिड़ा दिया। उसने अपने हाथ से पारुल का चेहरा ऊपर किया, फिर अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे। पारुल को एहसास हुआ कि वो अरिहंत की बाहों में है, तो वो धीरे से उसकी बाहु पास से बाहर निकल गई। अरिहंत ने अपाद मस्तक पारुल की ओर देखा, फिर बोला, मैं तो पूरे रास्ते ये इमेजिन कर रहा था कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पारुल सक्सेना खुद गर्भवती होगी, उसकी मांग में सिंदूर होगा, पर तुम्हारी गोद भी उतनी ही सुनी है जितनी तुम्हारी मांग। पारुल ने एक निश्वास भरी, फिर मुस्कुराने का असफल प्रयास करती हुई बोली, ताने कस रहे हो, तुम्हें क्या लगता है? हक है, तुम्हें हक है, चाहे तो ताना कशो या मेरी गर्दन मरोड़ दो। क्यों क्यों किया ऐसा? माँ जब मरने की धमकी देने लगे तब एक मजबूर बेटी कर भी क्या सकती है। पारुल के होठों पर एक फीकी मुस्कान आई, फिर वो बोली, सुबह के 8 बज रहे हैं, नाश्ता कर चुके हो? नहीं, नीचे मुझे 2 घंटे का काम है, मेरा जाना जरूरी है। पेशेंट और स्टाफ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं किसी स्टाफ से नाश्ता भिजवाती हूँ। मैं यहाँ नाश्ता करने आया हूँ। बेशक नहीं, पर जिसके लिए आए हो वो 2 घंटे तक तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं हो सकती। फिर मैं क्या करूं? वही जो वर्षों से कर रहे हो, मेरा इंतजार। चाहो तो सोफे पर बैठकर टीवी देख लो, चाहो तो अंदर बेडरूम में लेटकर रेस्ट कर लो तुम्हारे बेड पर। हाँ, तुम चाहो तो मैं बेडशीट और पिलो कवर चेंज कर देती हूँ। तुम्हारा तकिया तो मुझसे भी ज्यादा खुशनसीब है। अच्छा, वो कैसे? कमबख्त जब भी सोता है तुम्हारे साथ सोता है। पारुल ने घूरकर अरिहंत को देखा, फिर पावदान पर से अपना मोबाइल और स्टेथोस्कोप उठाकर दोनों उपकरण को देखती हुई बोली, मैं नाश्ता भेज रही हूँ, खा लेना। अरिहंत एक सोफे पर बैठ गया और एक सिगरेट सुलगाकर कुछ सोचने लगा। फिर अपना मोबाइल निकाला और पवन के नंबर पर डायल किया। हेलो, पवन जो कुछ दिन पहले ही विभागीय परीक्षा पास कर टिकट बुकिंग बाबू बना था, फोन पर अजनबी नंबर देखकर बोला, पवन भैया, मैं अरिहंत बोल रहा हूँ, अरिहंत सोलंकी। बाबा बोलो। पारुल को मरे हुए 3 साल तो हो गए होंगे। हाँ, 3 या 3.5 तथा 3 से ज्यादा, 3.5 से कम। उसकी पुण्यतिथि कब है? यही कोई एक्चुअली एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं। होता है जब भाई को बहन से प्यार नहीं हो तो बहन की पुण्यतिथि भूल जाना कोई बड़ी बात भी नहीं है। अरिहंत उसे खिजा रहा था और पवन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि अरिहंत उससे इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। तो तुम कहना क्या चाहते हो? झल्लाकर पवन बोला। बात दरअसल ये है कि दुर्भाग्यवश पारुल से तो मेरी शादी हो नहीं पाई, पर मुझे पारुल जैसी ही एक खूबसूरत शिक्षित लड़की मिल गई है। संयोग से वो डॉक्टर भी है। बहुत जल्दी ही हम विवाह के अटूट बंधन में बंधने वाले हैं। उस लड़की का कोई भाई नहीं है। अगर आप उस लड़की के भाई की भूमिका में आकर उसका कन्यादान कर सको तो मैं और वो लड़की सदा आपके आभारी रहेंगे। मैं समझ गया। क्या समझे? तुम्हें पारुल का पता चल गया है। तुम जरूर इंदौर में पारुल से मिल चुके हो। क्यों किया ऐसा? देखो, मेरे घर में मेरी माँ के अलावा तुम्हारी और पारुल की शादी के लिए सभी तैयार थे। मैं तो पहले दिन के बाद से ही तैयार था। बाद में पापा और भाई भी तैयार हो गए थे। सिर्फ माँ ही थी जो किसी भी कीमत पर तुम दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थी। पहले तुम्हारी कम उम्र होने के कारण माँ को 3 साल का मौका मिल गया। इसी बीच पारुल का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के लिए हो गया। माँ को और भी 3-4 साल का बहाना मिल गया। उसी दौरान जबलपुर में पारुल सक्सेना नाम की एक स्टूडेंट की कोरोना से डेथ हो गई थी। कॉलेज के स्टाफ ने गलती से हमारे घर पर भी उस मौत की खबर कर दी थी। संयोग ऐसा था कि उसी समय पारुल भी बीमार थी। हालांकि अपनी पारुल कोरोना इफेक्टेड नहीं थी, पर उसे भी तेज बुखार और सर्दी खांसी होने के कारण आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। उस खबर के बाद हमारे घर में भी कोहराम मच गया था। माँ का रोना धोना शुरू हो गया था। हमने मान लिया था कि पारुल अब नहीं रही। तभी एक दिन पारुल का फोन आया कि अब उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। लॉकडाउन में रियायत मिलने पर हम लोग जबलपुर पारुल से मिलने गए थे। वहीं माँ के दिमाग में ये खुरापाती ख्याल आया कि
क्यों न पारुल की मौत की अफवाह का फायदा उठाया जाए। माँ ने धमकी देकर पारुल को बाध्य किया कि वो तुमसे किसी भी हालत में संपर्क नहीं करे, तुम्हारी मौत की अफवाह का खुलासा नहीं होने दे। पिताजी को जबरन सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया गया। माँ को भरोसा था कि उनकी डॉक्टर बेटी के लिए तो स्वजातीय डॉक्टरों में से कोई भी बिना दहेज के शादी के लिए तैयार हो जाएगा। फिर अभी तक पारुल की शादी करवाई क्यों नहीं? माँ को तुम्हारी शादी हो जाने का इंतजार है। वो चाहती है कि पहले तुम्हारी शादी हो जाए। दूसरे, अब माँ का भ्रम भी टूटा है। लड़के वाले दहेज तो नहीं मांगते हैं, पर इतना महंगा शादी करवाने को कहते हैं कि उतना खर्च कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। शादी महंगे होटल या मैरिज गार्डन में होनी चाहिए। सभी बारातियों के लिए 5 स्टार होटल में अलग-अलग कमरा बुक होना चाहिए। दुल्हन का श्रृंगार रियल गोल्ड ऑर्नामेंट्स में होने चाहिए। बारातियों को विदाई में घड़ी या ऐसा ही कोई कीमती उपहार भी मिलना चाहिए। पवन भैया, किसी बेटे के सामने उसकी माँ की बुराई करना उचित तो नहीं, पर एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम्हारी माँ बहुत ही क्रूर मस्तिष्क की फितरती महिला है? पवन कुछ कहता उससे पहले ही डोरबेल बजी। दरवाजा खुला है, अरिहंत ने आवाज दी। फिर बिना कश लगाए खत्म हो चुके सिगरेट को तिलांजलि देने के लिए एस्ट्रे की तलाश में उसकी नजरें भटकी। बेध्यानी से सिगरेट का गुल झड़कर पहले ही सोफे पर गिरा पड़ा था। कमरे के अंदर एक नर्स के साथ एक फूड सर्विस वाला था। नर्स किचन से एक चाय की खाली प्याली लाकर अरिहंत के सामने रख दी, फिर बोली, सर, यहाँ कोई स्मोक नहीं करता, इसीलिए एस्ट्रे नहीं मिल पाएगा। आई अंडरस्टैंड, अरिहंत बोला, फिर सिगरेट का टोटा चाय की खाली कप में डालकर फूड सर्विस वाले से पूछा, नाश्ते में क्या लाए हो? सर, पोहा, जलेबी और मूंग दाल की कचौरी। पेमेंट कितना हुआ? सर, पेमेंट ऑलरेडी पेड है। नर्स किचन में दोबारा गई, फिर टोकरी और पानी की बोतल लेकर वापस लौटी। 2 मिनट में वो अरिहंत के सामने नाश्ता सर्व कर वापस चली गई। अरिहंत ने फोन वापस अपने कान से लगाया। तुम जरूर इंदौर में हो, कैसे जाना? एक तो डोरबेल की आवाज से ही पहचाना, बेल बजते बजते बीच में जरा सी घरघराती है। दूसरे, पोहा, जलेबी, कचौरी इंदौर की पहचान है। तुम जरूर पायल के पेंट हाउस में हो। उस नर्स की आवाज मैं भी पहचान चुका हूँ। गुड। तो तुम क्या कर रहे हो पारुल के घर में? सीधी सी बात है, पारुल के बिना मैं जी नहीं सकता। तुम्हारी माँ की जिद की वजह से पारुल मेरे से शादी नहीं कर सकती, इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम लिव इन रिलेशन में एक साथ रहेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? डॉक्टर पारुल सक्सेना ने सरस्वती सक्सेना से ये वादा किया है कि वो अरिहंत सोलंकी से शादी नहीं करेगी। ये वादा तो नहीं किया है कि उसके साथ लिव इन रिलेशन में भी नहीं रहेगी। अरिहंत प्लीज, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है, अपना बिजनेस है, सब कुछ छोड़कर तुम इंदौर में कैसे रह सकते हो? एक बार जिंदगी संभल जाए, कारोबार भी संभाल लेंगे। रही बात रोटियां की, तो आप लोगों की मेहरबानी से पारुल इतनी सक्षम हो ही गई है कि मुझे घर बिठाकर खिला सके। यकीन नहीं होता, इतना बड़ा, इतना अमीर आदमी भी एक स्त्री के मोह में दीवाना हुआ जाता है। क्यों? क्या अमीर आदमी के पास दिल नहीं होता? उसकी कोई हसरतें नहीं होती? उसके बच्चे बिना स्त्री के हो जाते हैं? पवन ने आह से भरी बोला, लगता है मेरे घर में शांति का रह पाना संभव ही नहीं है। ये बात अपनी माँ को समझाइएगा। या तो वो पारुल को मुझसे शादी करने की इजाजत दे, या हम दोनों को बिना शादी के एक साथ एक छत के नीचे रहने की खबर सुनने के लिए तैयार रहे। कहकर अरिहंत ने फोन काट दिया था। फिर वो वॉश बेसिन में हाथ धोकर नाश्ते पर टूट पड़ा था। 2 घंटे की बजाय पारुल सीधे लंच टाइम पर आई। आज पेशेंट भी ज्यादा थे और 2 सिजेरियन डिलीवरी भी करवानी पड़ी थी। पारुल से मिल लेने के बाद अरिहंत का चित इतना शांत था कि वो नाश्ता करने के बाद वहीं सोफे पर ही सो गया था। पारुल जब पेंट हाउस में आई तब वो गुस्से में थी, मगर अरिहंत को गहरी नींद में सोया हुआ देखकर वो उसके सामने सोफे पर बैठ गई। नई परिस्थिति में अब उसे भी कुछ सोचना था। थोड़ी ही देर बाद फूड डिलीवरी वाला 2 लंच पैक छोड़ गया था। पारुल ने पेंट हाउस में आने से पहले ही खाने का ऑर्डर दे दिया था। आहट सुनकर अरिहंत की आंख खुली। सामने पारुल को बैठा देखकर बोला, मुझे जगा लिया होता, पहली बार तो इतने करीब से देख रही हूँ तुम्हें।
शरीर भी भर गया है, स्मार्ट लग रहे हो। अरिहंत खामोखा शर्माया। ये पवन भैया को क्या कह दिया तुमने? वो बहुत गुस्से में था। पारुल बोली, बस यही बताया कि अब मैं तुम्हारे साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहता हूँ। तुम्हारा ये पेंट हाउस ही है। तुम चाहो तो मुझे बेडरूम में सुलाना, न चाहो तो यहीं सोफे पर सुला देना। अगर पेंट हाउस में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो एक चादर तकिया दे देना, यही छत पर कहीं भी सो जाऊंगा। मेरी माँ को तो तुम्हारी शक्ल से ही नफरत है। जब वो हमारी शादी के खिलाफ है तो बिना शादी के हम एक साथ रह रहे हैं, सुनकर ही उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। आ ही नहीं सकता, सीने में हार्ट होगा तब ना हार्ट अटैक आएगा। अरिहंत नफरत से बोला, अजीब कश्मकश है। तुमसे शादी करती तो माँ आत्महत्या कर लेगी। अगर नहीं करोगी तो अभी तुम्हारे सामने इसी छत से मैं नीचे छलांग लगा देता हूँ। डॉक्टर हो, जानती ही होगी कि 5वीं मंजिल से कूदने का बाद क्या बचता है, क्या क्या टूटता है। तुम दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम और माँ दोनों सलामत रहो, मैं ही अपनी जान दे देती हूँ। फिर ऐसा करो, अपनी माँ को बुला लो। सुना है यहाँ से करीब ही एक झरना है, हम तीनों उस झरने में कूदकर जान दे देते हैं। हीरो हीरोइन और वैम्प तीनों का खात्मा एक साथ। हमारे ऊपर कोई फिल्म बनी तो हिट हो जाएगी, पब्लिक रोते हुए घर जाएगी और दूसरे लोगों को और रोने के लिए थिएटर में भेजेगी। तुम समझते क्यों नहीं मैं तुमसे शादी कर ही नहीं सकती? कोई और लड़का है क्या तुम्हारे जेहन में? समझ लो कि हाँ। सिर्फ समझ लूं या वाकई है? हाँ है। पारुल उससे नजरें चुराती हुई बोली। अरिहंत ने अपनी आंखें मूंद ली, एक निस्वास सा छोड़ा, फिर सेंटर टेबल पर से अपना सिगरेट पैकेट और मोबाइल उठाकर उठता हुआ बोला, माफी चाहता हूँ। मैंने अपना इतना बेशकीमती वक्त जाया किया और उस शख्स को बधाई देना चाहता हूँ जो आपके मन का मित बनने में सफल हुआ। कहकर अरिहंत दरवाजे की ओर बढ़ा। अरे अरे, लंच तो करते जाओ। क्या मैं यहाँ ब्रेकफास्ट या लंच करने के लिए आया था? जिससे मिलने के लिए आया था, अगर उसके रिथे में कोई और बसा हो तो मेरा यहाँ क्या काम? तुम्हें लगता है कि मेरी माँ मुझे किसी से प्रेम करने देगी? वो सिर्फ तुम्हारे ही खिलाफ नहीं है, वो तो प्रेम विवाह के ही खिलाफ है। तुम्हें किसी और से प्रेम नहीं? नहीं तो फौरन यहाँ से रिजाइन मारो और मेरे साथ चलो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा मतलब है कि फ़ौरन नहीं कर सकती। जॉइन करते समय जो बॉन्ड साइन किया था उसके अनुसार मैं 2 साल से पहले यहाँ की नौकरी नहीं छोड़ सकती। अगर छोड़ूंगी तो मुझे कम से कम 5 लाख रुपए यहाँ जमा करवाने होंगे। सिर्फ 5 लाख मैं देता हूँ ना। जिस आदमी ने मुझे तुम्हारा पता दिया है उसे खुश होकर मैंने ब्रांड न्यू 4 लाख की घड़ी दे दी थी। 5 लाख में तुम्हारी आज़ादी, इससे सस्ता सौदा और क्या होगा? अरिहंत ने कहा और अपनी कोट से एक चेकबुक निकाला। उसके एक कोरे पन्ने पर सिर्फ अपना दस्तखत घसीटा और उसे चेकबुक से निकालकर सेंट्रल टेबल पर रखता हुआ बोला, खाते में 50 लाख तक की लिमिट है। जितना वे मांगे उनके मुंह पर मारना और इमीडिएट इफेक्ट से रिजाइन कर देना। मेरे लिए नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं है। पारुल हड़बड़ाती हुई बोली, बेवकूफ, मैं तुम्हें मालकिन बनने का मौका दे रहा हूँ और तुम नौकर बने रहने के लिए मरी जा रही हो। मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो फिर करूंगी क्या? ऐसी ही और इससे बेहतर नौकरी और फ्लैट में मैं तुम्हें अपने शहर में दिलवा दूंगा। 3-4 साल का मौका दोगी तो ऐसा अस्पताल ही खुलवा दूंगा। कुछ भी, तुम्हारे कुछ भी का जवाब ये चेक है। मुझे थोड़ा वक्त दो। नहीं, हरगिज नहीं। पहले ही बहुत वक्त दे चुका हूँ, अब और नहीं। पहले का तो पता नहीं, अब या तो तुम्हारे दिल में रहना है या तुम्हारे पेंट हाउस में, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। नहीं तो सारी रात छत पर बिता दूंगा। आज की रात तो मेरा तकिया ही बन जाना। पारुल कूदकर बोली, जहे नसीब। तभी पारुल का फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नंबर चमक रहा था। लो, लग गई आग। अब उपदेशों का सिलसिला चलेगा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होगी। पारुल ने अरिहंत से कहा, फिर कॉल रिसीव कर धीरे से बोली, हेलो। पवन कह रहा था कि वो कुत्ता फिर पहुंच गया तुम्हारे पास। हाँ माँ, तुम जिंदा हो और इंदौर में हो, ये बात उस सुअर को कैसे पता चला? जरूर तुम्ही ने उसे खबर की होगी। तुम्हारी कसम माँ, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। अगर मुझे यही करना होता तो ये काम मैं सालों पहले कर चुकी होती। तुमने मुझे उसे याद करके रोते हुए भी देखा है। फिर न मैं रोती न उसे रुलाती, फिर कैसे पहुंच गया वो तुम्हारे पास?
वो ताकतवर और चालाक तो है ही, जरूर कोई जुगत लगाई होगी, कोई तुक्का लग गया होगा। हो सकता है उसके किसी परिचित ने मुझे इंदौर में देखकर उसे खबर कर दी हो। कमीना प्रेत की तरह वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ माँ, और इस बार वो बड़े बुरे मूड में है। मेरी कुछ ऐसी वैसी तस्वीरें भी हैं उसके पास। कह रहा है अगर अभी भी उसकी बात नहीं मानी गई तो वो इंटरनेट पर मेरी वे तस्वीरें वायरल कर देगा। पर तू तो कहती थी कि तू उससे कभी मिली भी नहीं थी, फिर ये तस्वीरें, इस तरह की बातें मैं उस समय कैसे कबूल कर सकती थी। आज भी इसीलिए कबूल कर रही हूँ क्योंकि पानी सिर से ऊपर जाने लगा है। हे भगवान, कब खींची तस्वीरें। माँ, तुम्हें तो मालूम ही है कि वो होटल उसके पापा का है। मैं स्कूल बंक कर कई बार उसके साथ होटल में गई थी। पता नहीं कब उसने हमारे अतरंग संबंधों की तस्वीर बना ली, वीडियो भी कई है। हे भगवान! हे भगवान! ये क्या कर दिया तुमने? अब वो कमीना चाहता क्या है? उसने मुझे 3 विकल्प दिए हैं। पहला, मैं उससे शादी कर लूं, जो कि मैं उससे कर ही नहीं सकती। दूसरे, मैं उसके साथ बिना शादी के लिव इन रिलेशन में रहूं। और तीसरा, तुम इंदौर आ जाओ, यहाँ किसी झरने में कूदकर हम तीनों आत्महत्या कर ले। हे भगवान! अभी कहाँ है वो? खाना खाने कहीं गया है, वापस लौटेगा। कह रहा था कि रात को मेरे कमरे में ही सोएगा। दरवाजा अंदर से बंद कर, तू पुलिस को बुला, फौरन गिरफ्तार करवा उसे। कैसे करवाऊं? मैं तो अस्पताल में ड्यूटी पर हूँ। वो पेंट हाउस का दरवाजा बंद कर, चाबी भी साथ ले गया है। शोर मचाती हूँ तो मदद तो मिल जाएगी, मगर फिर मेरी वो तस्वीरें, वो वीडियो। माँ, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। उसने मुझे आज शाम तक का वक्त दिया है, जल्दी कोई निर्णय लो। मुझे बहुत डर लग रहा है। उस समय डर नहीं लग रहा था जब उसके साथ मुंह काला कर रही थी। सरस्वती सक्सेना गुस्से से बोली, फिर उसने फोन काट दिया। अरिहंत ने सरस्वती सक्सेना का संवाद तो नहीं सुना था, पर पारुल के संवाद से ही समझ गया था कि क्या बात हो रही थी। वो हैरानी से पारुल की तरफ देखा। बहुत कर्तव्य हो यार, प्रत्यक्षतः वो बोला। कर्तव्य होती तो खुद इतने दिनों तक तुम्हें याद कर करके रोती और तुम्हें रुलाती। चलो खाना खा लो, मुझे वापस ड्यूटी पर भी जाना है। दोनों ने खाना खाया, फिर पारुल वहां से चली गई। चेक अब भी सेंट्रल टेबल पर उपेक्षित सा पड़ा हुआ था। पारुल के जाने के बाद अरिहंत ने पूरे पेंट हाउस का चक्कर लगाया था। वहां 3 फर्निश्ड बेडरूम थे, जिसमें से एक पारुल के इस्तेमाल में था। फिर वो ड्राइंग रूम में वापस आया और सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल फोन से उलझ गया। अपने सभी डीलर्स, सप्लायर्स और स्टाफ से बात की। किसी को कुछ समझाया तो किसी को डांटा। कुछ कस्टमर्स की शिकायतें सुनी और कुछ सरकारी अधिकारियों की फरमाइशें और फटकार भी सुनी। शाम के 7 कब बज गए उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ था। ठीक 7 बजे पारुल लौटी, बोली, चलो मैं तुम्हें इंदौर घुमा दूं। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आया हूँ, या तुम्हारे घर में रहने या तुम्हारा शहर घूमने। मैं तो इसीलिए कह रही थी कि तुम्हें घुमा भी दूंगी और अच्छा सा खाना भी खिला दूंगी। मेरे लिए सबसे अच्छा खाना वो होगा जो तुम अपने हाथों से मेरे लिए पकाओगी और खुद परोस कर मुझे खिलाओगी। अगर खाना बनाना जानती हो और खाना बना सकती हो तो यहीं पकाकर खिलाओ, यही बनाती हूँ। दोनों किचन में पहुंचे। पारुल ने पहले चाय बनाई, फिर खिचड़ी बनाने के लिए सब्जियां काटने लगी। दोनों ने बहुत सी बातें की। बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता था। एक बात पूरी भी नहीं हुई होती थी कि दूसरी बात अलिफ लैला की कहानियों की तरह शुरू हो जाती थी। दोनों ने साथ में खाना खाया। बर्तन सिंक में डालने के बाद पारुल एक कुर्ता पायजामा ले आई और अरिहंत को देती हुई, पापा का कुर्ता पायजामा है, चेंज कर लो, सूट पहनकर नींद नहीं आएगी, मैं जा रहा हूँ। अरिहंत जल्दी से बोला, रेडिशन ब्लू में मेरा स्वीट बुक है। पर तुम तो कह रहे थे कि रात यहीं सोओगे। पारुल बेडरूम में प्रवेश करती हुई बोली। पीछे पीछे अरिहंत भी बेडरूम में आ गया था। वो तो वैसे ही तुम्हें तपाने के लिए कह दिया था। पारुल, मैं जिस धंधे में हूँ वहाँ शराब, सिगरेट, लड़की, इनकी कोई कमी नहीं होती है। जो चाहो जितनी चाहो हासिल होती है। पर मैं कुछ बुराइयों से खुद को बचा कर रखता हूँ। मैं सिगरेट पीने लगा हूँ, कभी कभी शराब भी पी लेता हूँ, पर मैंने किसी लड़की को छूना तो दूर अपने करीब भी नहीं आने दिया है। मैं खुद को उतना ही पाक दामन बना कर रखा हूँ जितना कि मैं तुम्हारा दामन पाक देखना चाहता हूँ।
मर्यादा का पालन एक छत के नीचे रहकर भी किया जा सकता है और उल्लंघन करने के लिए छत की भी कहाँ जरूरत पड़ती है। मैं चाहती हूँ कि तुम आज की रात यहीं ठहरो। अगर नहीं भी ठहरना चाहते हो तो थोड़ी देर तो रुको। अभी घर वालों के बीच कॉन्फ्रेंस चल रही होगी। कॉन्फ्रेंस के बाद प्रवचन होगा। मुझे ज्ञान और उपदेश दिया जाएगा। कई उदाहरण के साथ समझाया जाएगा कि हम जो भी करना चाहते हैं वो गलत है। खानदान की इज्जत खराब हो जाएगी। अरिहंत कुछ कहता उससे पहले ही पारुल का फोन गुनगुना उठा। पारुल ने देखा कि फोन उसके बड़े भाई पवन का था। नमस्ते भैया। नमस्ते। एक बात बताओ, तुमने माँ से ऐसा क्या कह दिया कि कल तक शादी से मना कर रही माँ अब दुखी मन से सही पर शादी के लिए हाँ कह रही है? कुछ सच्चाई बता दी थी। पारुल सावधान स्वर में बोली। एक बात मुझे बता, अरिहंत क्या चाहता है? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तू क्या चाहती है? यह सवाल तुम्हारा है या किसी और का? सबका। पापा ने खास तौर पर मुझे ये सवाल पूछने को कहा है, तो मेरा जवाब ये है कि अगर मैं शादी करूंगी तो अरिहंत से ही करूंगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहूंगी। ओके? फिर हमारी भी एक शर्त है। क्या? शादी पूरे विधि विधान से होगी, न कि कोर्ट मैरिज या चुपके से किसी अनजान छोटे से मंदिर में। हमें मंजूर है। शादी भी तब करवाना जब शुभ लग्न हो, पर उससे पहले हम आज से 3 दिन बाद कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज करने जा रहे हैं। औरों का पता नहीं, पर जहाँ तू मुझे बुलाएगी मैं और तुम्हारी भाभी तुम दोनों को आशीर्वाद देने आ जाएंगे। पवन भावुक होकर बोला। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच, पारुल ने फोन पर कहा। फिर कॉल काट कर मोबाइल पलंग पर उछाल दिया। हुर्रे! उसके कंठ से जोर की एक किलकारी सी निकली। फिर हर्ष के अतिरेक में वो अरिहंत पर छलांग लगा दी, उसे अपनी बाहों में भींचकर जोर से दबोची। अरिहंत के लब उसके लब से जुड़ गए थे। अरिहंत ने जब पारुल को अपनी बाहों में कसना चाहा, तो पारुल मछली की तरह फिसलकर उसकी बाहों से निकल गई। क्या हुआ? अरिहंत आतुर स्वर में बोला। कुछ नहीं। पारुल लज्जाकर पलकें झुकाकर दूसरी ओर देखने का प्रयास करती हुई बोली। तुम कहो तो हनीमून की तैयारी करें, अरिहंत शोक स्वर में बोला। ओ शट अप! अब आप निकलो यहाँ से। अरे ये क्या कमाल करती हो? अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे रोक रही थी और अब जिस काम के लिए रोक रही थी वो काम हो चुका है। श्राप देकर जा रहा हूँ, देख लेना। आज की रात मारे खुशी के तुम्हें नींद नहीं आएगी। अरिहंत हंसता हुआ बोला। कौन कमबख्त आज की रात सोना चाहता है, पर आज की रात मैं खुद से, अपने आप से मिलना चाहती हूँ। खुद से बातें करना चाहती हूँ। पारुल धकेल कर अरिहंत को ड्राइंग रूम में लाई, तभी उसकी नज़र ब्लैंक चेक पर पड़ी। उसने चेक उठाया, फिर चेक अरिहंत को देती हुई बोली। इसे लेते जाओ और पेनल्टी भरने के लिए मेरे पास पैसे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी या कम पड़ा तो मैं मांग लूँगी। कल मेरे साथ तुम भी चलो। नहीं हो सकता, सब कुछ समेटने में 10 दिन लग ही जाएंगे। मैं ही 10 दिन तक रुक जाता हूँ, फिर मैरिज रजिस्ट्रार के पास और डिले करोगे। देखो, मुझे मेरे भाइयों या माँ पर तनिक भी भरोसा नहीं है, इसीलिए मैंने रजिस्टर्ड मैरिज की बात की थी। ओके? पर मेरी वो चीज़ तो लौटा दो। कौन सी चीज़? इतनी जल्दी भूल भी गई? अरे क्या, वही जो बेडरूम में मुझसे लिया था। फिर अरिहंत ने अपने दोनों हाथों से पारुल का चेहरा मजबूती से पकड़ा। दोनों के लब एक बार फिर से जुड़ गए थे। चतुर व्यापारी अपना मूलधन कभी नहीं छोड़ता। अरिहंत ने ब्याज सहित अपना मूलधन वसूल कर ही लिया था। हालांकि पारुल सक्सेना का दावा था कि आज की रात वो सोना नहीं चाहती थी, खुद से मिलना चाहती थी, खुद से बातें करना चाहती थी। हकीकतन माँ की सहमति पाकर उसका उद्वेलित मन इतना शांत हो गया था कि अरिहंत सोलंकी के जाने के थोड़ी देर बाद ही उसका थका हुआ शरीर अलसाने लगा था। उसकी आदत थी, वो रोज रात में सोने से पहले मेडिकल जर्नल में छपे नोट्स पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते ही उसे नींद आ जाती थी। आज उसने मेडिकल जर्नल की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया था। वो पलंग पर लेट गई थी और खुद के बारे में विचार करने लगी थी। वो समझ सकती थी कि माँ ने किन हालातों के मद्देनजर हाँ की थी, पर धोखाधड़ी की शुरुआत भी तो माँ ने ही की थी। अरिहंत और उसने वादा खिलाफ नहीं किया था। होटल के कमरे में दोनों के माता पिता के सामने उन दोनों ने जो वादा किया था उसे पूरी ईमानदारी से निभाया था। अगर पारुल नीट का एग्जाम पास नहीं करती या उसे किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिला होता तो वो कभी भी सोलंकी फैमिली की बहू बन चुकी होती। कोरोना के काल में माँ को एक मौका मिल गया तो माँ साजिश बुनने लगी। अपनी तरफ से वो सफल भी हो गई थी,
पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अरिहंत को उसका पता मिल गया था। पारुल की मौत की झूठी खबर के बाद अरिहंत ने चाहा होता तो वो कभी भी विवाह करके बाल बच्चेदार बन चुका होता, पर पारुल की जगह वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। ऐसे सच्चे प्रेमी के लिए अगर वो माँ के सामने कुछ झूठ परोस कर माँ को मना लेती है तो क्या बुरा किया। माँ भी तो उसे अरिहंत से दूर करने के लिए झूठ का सहारा ली थी। क्या उसे अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार नहीं था? जन्म लेना अपने अधिकार में नहीं होता, ना ही मृत्यु पर अपना अधिकार होता है। पर जन्म और मृत्यु के बीच का हिस्सा जो इंसान अपनी इच्छा से जिए, अगर इस पर भी किसी और का नियंत्रण है तो अपने वश में क्या है? शायद कुछ भी नहीं। पारुल अपने तर्कों से अपने अपराध बोध को कम कर रही थी। जब अपनी हर हरकत उसे जायज लगने लगा तब उसका चित्त शांत होने लगा और फिर वो गहरी नींद में डूबती चली गई। सुबह के 7 बज रहे थे जब पारुल का मोबाइल गुनगुनाया। इस समय वो वैसे ही जग चुकी होती थी। आखिर 8 बजे उसे नीचे अस्पताल के सभी वार्ड में एक राउंड लगाना होता था। अगर कोई इमरजेंसी होती थी तो आवश्यकता अनुसार त्वरित कार्रवाई करनी होती थी। वो फोन उठाकर देखी, अरिहंत का फोन था। हेलो, वो मधुर आवाज में बोली। गुड मॉर्निंग, अरिहंत की आवाज आई। वेरी गुड मॉर्निंग, रात कैसे बीती? तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़ी देर तक मैं जगती रही थी। कुछ खुद के बारे में सोचा, कुछ तुम्हारे बारे में सोचा और कुछ माँ के विषय में विचार किया। फिर मुझे गहरी नींद आ गई। मैं आधा घंटे पहले जगी हूँ और नहाने ही जा रही थी कि तुम्हारा फोन आ गया। वैसे अभी क्या कर रहे हो? मैं देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर हूँ। 8:30 बजे मेरा फ्लाइट है। मेरा लगेज जमा हो गया है, बोर्डिंग पास मिल गया है। अब मैं वेटिंग एरिया में बैठकर वक्त गुजारी कर रहा हूँ। फुर्सत में था तो सोचा कि तुम्हें जगाकर तुम्हारा हालचाल ही मालूम कर लूँ। 8:30 बजे मैं बिल्डिंग की छत पर खड़ी होकर तुम्हारे प्लेन का इंतजार करूंगी। अपने ड्राइवर, मेरा मतलब है कि पायलट को कहना कि बिल्डिंग के करीब से गुजरते समय प्लेन जरा धीरे कर ले। मैं तुम्हें अच्छे से विदा करना चाहती हूँ, पारुल विनोदपूर्ण स्वर में बोली। मैं खिड़की से हाथ हिलाऊंगा। अगर कागज और पेन मिल गया तो एक चिट्ठी भी लिखकर तुम्हारी ओर फेंकूंगा। संभल कर कैच पकड़ना। मेरी चिट्ठी किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तुम कहो तो पूरी अचार और पानी का एक बोतल भी पकड़ा दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। थोड़ी सी आलू की सब्जी और तली हुई हरी मिर्च भी डाल देना। बस करो, मेरी हंसी निकल जाएगी। पारुल वाकई हंसती हुई बोली। ओके, गुड बाय, रखता हूँ। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। पारुल फोन रखना ही चाहती थी कि मोबाइल फिर से गुनगुना उठा। इस बार माँ ने फोन किया था। पारुल ने घड़ी पर निगाह डाली, फिर उसका मन वितृष्णा से भर उठा। वो माँ से ज्यादा देर बात नहीं कर सकती थी। अगर करती तो वो समय पर वार्ड में राउंड लगाने के लिए नहीं जा सकती थी। प्रणाम माँ, जल्दी बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो अभी भी तुम्हारे पास ही है या थोड़ी देर पहले तक मेरे फ्लैट में ही था? आज की फ्लाइट में उसका टिकट है। इसका मतलब रात भर वो तुम्हारे पेंट हाउस में था। सरस्वती सक्सेना का हाहाकारी स्वर। हाँ, पर मेरी मर्जी से नहीं। मैं तो चाहती थी कि वो कल दोपहर के बाद से ही फ्लैट में नहीं आए, मगर उसके सामने मैं बेबस थी। वो ब्लैकमेल करता रहा और मैं ब्लैकमेल होती रही। यानी कल रात भी मेरी मजबूरी है माँ। उन तस्वीरों के साये में मैं उसे मनमानी करने से नहीं रोक सकती। सब तेरी नालायकी के कारण हुआ है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा दोषी तुम खुद हो। जरूर तुमने ही उसे फिर से कांटेक्ट किया होगा। सरस्वती सक्सेना नफरत से बोली। तुम्हारी कसम माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो खुद किसी तरह से ये जान गया था कि मैं जीवित हूँ और इंदौर में रहकर नौकरी कर रही हूँ। किसी प्रेत की तरह वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और पिशाच की तरह मुझ पर हावी हो गया। अब जबकि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है, तब ये मायने नहीं रखता कि दोषी तुम हो या वो है। पर एक बात फिर भी कहने आ रहा है कि इस तरह के विवाह में दो प्रेमी तो मिल जाते हैं, पर बहुत से रिश्तों पर धुंध की तरह परत चढ़ जाती है। तुम उसे तो पा लोगी, पर मैं उसे कभी मन से स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। माँ, अब ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कल ही तो विजय भैया ने बताया था कि माँ शादी के लिए राजी हो गई है। हाँ, माँ राजी हो गई है, मगर मजबूरी में। ठीक वैसी ही मजबूरी में कोई भी इंसान ऑपरेशन की पीड़ा नहीं झेलना चाहता, पर जान बचाने के लिए या बीमारी दूर करने के लिए डॉक्टर को फीस देकर देह पर चीरा लगवा लेता है, कहकर उधर से सरस्वती सक्सेना ने फोन रख दिया था। पारुल ने फोन बिस्तर पर उछाल दिया और जल्दी से बाथरूम में घुस गई।
माँ की बातों ने उसे चिंतित कर दिया था। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या एक पुरुष का प्रेम पाने के लिए पूरे परिवार के प्रेम को ठुकराया जा सकता है? वो अरिहंत से प्रेम करती थी, विवाह भी करना चाहती थी, पर उस तरह नहीं कि उसकी शादी के समय घर में खुशी का माहौल होने की जगह सबके चेहरे पर मुर्दनी या दुख का साया हो। माँ आशीर्वाद भी दे तो बेमन से, पिता का चेहरा पीड़ा से ग्रसित हो, भाई भाभीियों से मिला स्नेह और आशीर्वाद भी दिखावटी मालूम हो। फिलहाल ड्यूटी पर जाने के लिए पारुल तैयार भी हो रही थी और उसका जहन जिंदगी की कश्मकश में उलझा हुआ भी था। ठीक 8 बजे वो पेंट हाउस से बाहर निकली और नीचे अस्पताल के वार्ड में चली गई। सीनियर डॉक्टर अभी आई नहीं थी, पर वो जानती थी कि मैडम 10 मिनट से ज़्यादा कभी लेट नहीं होती थी। जरूर ट्रैफिक में फंस गई होगी। 2 नर्सें फौरन पारुल के करीब आई और एक एक पेशेंट के बारे में बताने लगी। पारुल के कान नर्स की बातों पर था, निगाह पेशेंट की केस हिस्ट्री पर। महिलाओं का वार्ड था, जहाँ तकरीबन महिलाएं प्रसूति या प्रसूति संबंधित समस्याओं के लिए भर्ती हुई थी। जब सीनियर डॉक्टर आ गई तब पारुल ने अपनी सीनियर से कुछ देर तक पेशेंट के विषय में चर्चा किया। जब 8:30 बजने को हुए तो पारुल अपनी सीनियर से इजाज़त लेकर ब्रेकफास्ट करने के बहाने वापस पेंट हाउस में चली आई थी। 8:40 पर आसमान से विमान गुजरने की आवाज आई। उस समय पारुल के एक हाथ में बटर टोस्ट था, दूसरे हाथ में चाय का प्याला। वो चाय के साथ बटर टोस्ट का आनंद ले रही थी। आवाज की दिशा में पारुल की निगाह स्वतः ही उठ गई। हालांकि रोज इसी समय ये फ्लाइट उसके छत के ऊपर से जाती थी, पर पारुल ने कभी इस पर गौर नहीं किया था। पारुल ने टोस्ट दांतों से पकड़ा और किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर अपनी खाली हाथ हवा में लहराने लगी। वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल छोटी सी बालिका बन गई थी। जल्दी ही उसे अपनी हरकत बचकाना सा लगने लगी। वो झेपकर होठों में मुस्कुराई और तब तक विमान को देखती रही जब तक कि वो उसकी नजरों से अदृश्य नहीं हो गया था। आज पारुल को अनुभव हो रहा था कि आज की उड़ान का शोर कुछ अलग किस्म का था। विमान की दुम के पीछे धुएं की लकीर से खींच रही थी। विमान की दिशा भी कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पारुल ने ज्यादा विचार नहीं किया, फिर चाय की खाली प्याली कमरे के अंदर रखकर दरवाजा लॉक की और वापस वार्ड में आ गई। आज भी अस्पताल में सर्जरी के कुछ केस थे। सर्जन दूसरे अस्पताल से आता था, पर पारुल को पेशेंट की केस हिस्ट्री के मुताबिक सर्जरी से पहले की सभी तैयारी करके रखनी होती थी। इस काम में 2 नर्सें और ऑपरेशन थिएटर स्टाफ उसकी मदद करते थे। वे अपना काम कर रहे थे और सामने टीवी स्क्रीन पर नेशनल न्यूज चैनल चल रहा था। टीवी का साउंड म्यूट था। स्क्रीन पर कैप्शन चल रहा था। उसे देखकर एक नर्स के होठों से निकला, "ओ माय गॉड, ये क्या हो गया?" क्या हुआ? पारुल सक्सेना ने समझा था कि ऑपरेशन की तैयारियों में उससे कोई चूक हो गई थी। सामने टीवी स्क्रीन पर देखिए, इंदौर से जयपुर जाने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई है। पारुल सक्सेना ने हड़बड़ाकर नजरें उठाई। स्क्रीन पर वही चल रहा था जो नर्स ने बयान किया था। उसने जल्दी से टीवी का रिमोट उठाया, फिर टीवी की आवाज को बढ़ाया। जैसे जैसे वो न्यूज देखती सुनती गई, उसका दिल बैठने लगा था। न्यूज के मुताबिक रनवे से उड़ान के बाद ही विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। विमान के विंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। ऐसे हालात में विमान को वापस रनवे पर उतारा भी नहीं जा सकता था। बेचारा पायलट हर संभव कोशिश किया वो विमान पर अपना कंट्रोल बनाए रखे। तभी विमान के कॉकपिट में कुछ स्पार्क हुआ और पायलट समझ गया कि अब विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से कोई नहीं बचा सकता था। उसने होशियारी से काम लिया और शहर में विमान दुर्घटनाग्रस्त होता तो बहुत जान मान की हानि होती। विमान में फ्यूल भी पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ था। इतने ईंधन के साथ अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त होता तो किसी बम के धमाके की तरह प्रभाव डालता। धमाके के बाद इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती कि कई किलोमीटर के दायरे में सब कुछ स्वाह हो जाता। इससे बचने के लिए पायलट ने हवा में फ्यूल इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था। बहुत कठिनाई से प्लेन का रुख आबादी वाले इलाके से दूर सतपुड़ा वन क्षेत्र की ओर कर दिया था। परिणाम स्वरूप इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक जंगली इलाके में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। समाचार के अनुसार किसी पैसेंजर और क्रू मेंबर के बचने की कोई संभावना नहीं थी। दुर्घटना के बाद प्लेन में आग भी लग गई थी। अगर पायलट ने हवा में ईंधन नहीं उड़ाया होता तो आग बहुत भीषण होता
और सब झुलसा हुआ नहीं मिलता, बल्कि जलकर राख हो गया होता। मेरा अरिहंत, पारुल सक्सेना के कंठ से दारुण स्वर निकला और फिर उसकी आंखें किसी झरने की तरह बरस पड़ी। रोने के कारण उसका चेहरा भी विकृत हो गया था। अरिहंत, ये वो तो नहीं है जो कल आपके फ्लैट में रेस्ट कर रहा था, नर्स बोली। पारुल ने सहमति में 2 बार सिर ऊपर से नीचे की ओर हिलाया। कोई जरूरी थोड़ी है कि अरिहंत इसी फ्लाइट पर सवार हो। यह फ्लाइट दूसरी हो सकती है। मुमकिन है कि अरिहंत फ्लाइट मिस कर गया हो। पारुल के चेहरे पर आशा की किरण उभरी। न्यूज चैनल पर जो स्ट्रिप्स चल रही थी, उसमें हेल्पलाइन का नंबर और वेबसाइट का लिंक भी दिखाया जा रहा था। पारुल ने फौरन मोबाइल निकाला और दिए गए लिंक पर सर्च किया। 2 घड़ी की उम्मीद की किरण पैसेंजर लिस्ट में अरिहंत सोलंकी का नाम देखते ही बुझ गया। वो जैसे बोरा गई हो। उसने अरिहंत के मोबाइल पर कॉल किया। अरिहंत का मोबाइल बंद मिला। अरिहंत की मां ने कभी अपना पर्सनल नंबर पारुल को दिया था, जो कि अब पारुल के पास नहीं था। अरिहंत के घर वालों से कैसे संपर्क किया जाए, इसके बारे में पारुल ने विचार किया। तो उसे याद आया कि अरिहंत की कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम की एक जगदम्बा कंस्ट्रक्शन था। नेट पर सर्च किया तो जगदम्बा कंस्ट्रक्शन के नाम के साथ उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गया था। पारुल का फोन एक स्टाफ ने उठाया था, जिससे उसे प्रभाकर का नंबर मिला था और प्रभाकर ने ही अरिहंत सोलंकी के घर में ये मनहूस खबर पहुंचाई थी कि अरिहंत सोलंकी विमान दुर्घटना का शिकार हो गया था। प्रभाकर को सूचना देने तक वो सचेत रही थी, फिर उसके कंठ से एक हृदय विदारक चीख निकली, फिर वो अचेत हो गई थी। फौरन सीनियर डॉक्टर ने उसे अपनी ऑब्जर्वेशन में ले लिया था। कैसा योग था कि जिस डॉक्टर पारुल सक्सेना को सर्जरी के एक केस में डॉक्टरों की टीम को सहायता करनी थी, अब वो खुद डॉक्टरों के हवाले थी। पारुल सक्सेना जो ही होशो आवाज में आई, उसने प्रभाकर से बातचीत की। चूंकि प्रभाकर अरिहंत का राजदार था, पर पारुल जीवित है और अरिहंत सोलंकी पारुल सक्सेना से ही मिलने के लिए इंदौर आया था, ये बात प्रभाकर को मालूम नहीं थी। प्रभाकर तो इसी बात से हैरान था कि पारुल सक्सेना, जिसे मरे हुए 3 साल से ज्यादा हो गए थे, जिसे अरिहंत अब भूलने भी लगा था, एकाएक जीवित कैसे हो सकती है। आमने सामने मिलूंगी तो बताऊंगी। फिलहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अरिहंत के घर जयपुर आना चाहती हूँ और उसकी माँ से मिलकर अपना दुख प्रकट करना चाहती हूँ। मौजूदा हालात में विभा आंटी की हालत बहुत खराब है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनका हंसता खेलता अरिहंत अब इस संसार में नहीं है। मैं खुद मेडिसिन के सहारे चल फिर रही हूँ। एक हॉस्पिटल स्टाफ 24 घंटे मेरे साथ रह रही है। मैं तो अभी ड्यूटी पर जाने में भी असमर्थ हूँ। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। तुम्हारी मौत की खबर सुनकर अरिहंत भी इसी तरह बावला हो गया था। तभी तो जब तुम्हारे जीवित होने की खबर उसे मिली, तो 1000 काम छोड़कर वो दीवानों की तरह तुम्हारे पास पहुँच गया। क्या मैं अरिहंत के घर आ सकती हूँ? अभी कहाँ हो तुम? इंदौर में अपने फ्लैट में। 10 दिन के बाद अरिहंत की 13वीं होगी और तुम 13वीं के बाद आना। तब तक विभा आंटी भी नॉर्मल हो जाएगी। दूर दराज से आए हुए रिश्तेदार भी चले जाएंगे, ठीक है? पर वहाँ आप मेरे साथ रहना, ओके? माँ, मैं अरिहंत के घर शोक व्यक्त करने जाना चाहती हूँ। पारुल सक्सेना सरस्वती सक्सेना से बोली। सरस्वती सक्सेना को सीनियर डॉक्टर ने फोन करके सूचना दी थी कि पारुल सक्सेना की तबीयत खराब है। अरिहंत की मौत ने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। अगर पारुल को फैमिली सपोर्ट नहीं मिला तो वो गहरे डिप्रेशन में जा सकती है। पहली ट्रेन पकड़कर ही सक्सेना दंपति इंदौर आ गए थे। अभी तुम्हारी खुद की तबीयत खराब है, तुम्हें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं हुआ है मेरी तबीयत को। मुझे अरिहंत के असमय जाने का दुख हुआ है। बेचारा मुझसे मिलने के लिए इंदौर नहीं आया होता तो वो इस विमान दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ होता। जिस आदमी ने तुम्हारी इज्जत खराब कर दी, जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, तुम्हें उसकी मौत पर शोक हो रहा है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कमीने को ईश्वरीय दंड मिल गया। अब तुम उसकी तरफ से पूर्णतः आजाद हो। चुप करो माँ, मैं आज भी उतनी ही वर्जिन हूँ जितना अपने जन्म के समय थी। पारुल सक्सेना तीखे स्वर में बोली। फिर उस दिन तुम जो बकवास कर रही थी, वो शब्द सरस्वती सक्सेना के होठों पर एक विद्रूप मुस्कान रेंग कर रह गई। वो सब झूठ था। उसने वासना से अभिभूत होकर कभी मेरी एक अंगुली तक नहीं छुई थी। मैंने उसे
रात में यहीं सो जाने के लिए भी कहा था, पर वो इतना शरीफ था कि यहाँ पापा के कमरे में सोने की जगह वो अपने होटल में चला गया था। फिर उस दिन तुमने अपने चरित्र पर इतना बड़ा लांछन क्यों लगाया? तुम सीधे-सीधे अरियन से मेरी शादी करवाने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि शायद इस तरह, मगर माँ वो सब बातें मैंने तुमसे की थी अपनी माँ से, खुद की सगी माँ से। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी माँ जीते जी इस बात को किसी के सामने कबूल नहीं करेगी कि उसकी बेटी शादी से पहले अपनी वर्जिनिटी खो चुकी थी। तुम मुझे धोखा दे रही थी। शुरुआत किसने की थी? तुमने। कॉलेज में एक दूसरी पारुल सक्सेना की कोरोना में डेथ हो गई तो तुमने इसका भी फायदा उठाया, मुझे जीते जी मुर्दा घोषित कर दिया, पापा को वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर दिया। कॉलेज में छुट्टियां होती थी पर मैं घर नहीं आ सकती थी। मुझे कसम दिलाकर मजबूर किया कर दिया गया कि मैं अरिहंत से कभी संपर्क स्थापित नहीं करूं, उसे खबर भी नहीं लगने दूं कि मैं अभी भी जीवित हूँ। अपनी पुरानी सहेलियों से भी मेरा संपर्क टूट गया था। मैं हर किसी के लिए मर चुकी थी। मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया था। गलत, मेरी भलाई के लिए नहीं, बल्कि ये जताने के लिए किया था कि तुम मेरी माँ ही नहीं बल्कि मेरी मालकिन भी हो। मैं तुम्हारी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो लगता है कि शादी के लिए उससे ज्यादा तू मरी जा रही थी। सिर्फ अरिहंत ही मुझसे प्यार नहीं करता था, बल्कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करती थी। पर यह भी सच है कि मैंने तुमसे किया वादा नहीं तोड़ा था। मैंने अरिहंत से संपर्क नहीं साधा था, मैं ही अरिहंत को इंदौर आने के लिए कहा था। सरस्वती सक्सेना जो मन ही मन खुश हो रही थी कि ईश्वर ने उसकी सुन ली थी। कांटा अपने आप निकल गया था, मगर यहाँ तो मामला कुछ और था। लड़की ब्लैकमेल का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। माँ, मैं 2 दिन बाद का टिकट बुक करवा रही हूँ। तुम लोग मेरे साथ चलना चाहती हो या मैं अकेले ही होकर आऊँ? वहाँ पूरा शहर तुम्हें मरी हुई जानता है। तुम इस तरह वहाँ कैसे जा सकती हो? अरिहंत की माँ के सामने शोक व्यक्त करना जरूरी है। शोक फोन पर भी व्यक्त किया जा सकता है। अरिहंत मेरी तलाश में इंदौर आया था। चाहता वो भी मुझसे फोन पर ही कांटेक्ट कर सकता था। काश उसने भी ऐसा ही किया होता तो वो अभी जिंदा होता। नहीं माँ, हर काम फोन पर नहीं हो सकता। मुझे अरिहंत की माँ के पैरों पर गिरकर अपना गुनाह बख्शवाना है। उसकी माँ के पास जाना मेरी मजबूरी है। यानी हमारी बदनामी करवा कर मानोगी। वहाँ हर कोई हमें झूठा कहेगा। हमारी कितनी इज्जत खराब होगी, बेइज्जती होगी। दरवाजे की चौखट पर खड़े देवदत्त सक्सेना, जो कि अपने कमरे से अभी-अभी निकलकर वहां आए थे, दखलंदाज होते हुए बोले। पिता के सामने पारुल कम ही बोलती थी। पिता अपनी तरफ से उसे समझा बुझाकर संतुष्ट होकर चले गए। वे समझ रहे थे कि उन्होंने बेटी का अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है, जबकि हकीकत ये भी थी कि पिता का कहा एक भी वाक्य पारुल के भेजे में नहीं घुसा था। वो हूँ हाँ सिर्फ इसलिए करती रही ताकि उसके पिता को लगे पारुल इसकी बात सुन और समझ और मान रही थी। थोड़ी देर के बाद पिता अपने कमरे में और माँ किचन में रात के खाने की तैयारी करने चली गई। तब पारुल नीचे अस्पताल के मेडिसिन स्टोर में पहुंची। स्टोर कीपर एक रजिस्टर में अपना स्टॉक वेरीफाई कर रहा था। संजय भैया, सामने से पनीर ला दो ना, पारुल रिक्वेस्ट करती हुई बोली। स्टोर कीपर अक्सर पारुल का काम करता था। उसने पारुल से रुपया लिया और नीचे सड़क के पार अमूल डेयरी से पनीर का एक पैकेट लाकर 5 मिनट में वहां वापस लौटा। इस दरमियान पारुल एक इंजेक्शन की सीरीज और एक इंजेक्शन की शीशी अपने कब्जे में लेकर उसे अपने कपड़ों में छुपा चुकी थी। पनीर और बचे हुए रुपए लेकर वो वापस अपने पेंट हाउस में लौट गई। उसने पनीर का पैकेट माँ को दिया और बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं 2 घंटे सोना चाहती हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। सरस्वती सक्सेना पनीर का पैकेट पाकर खुशी हुई। पनीर की सब्जी पारुल की फेवरेट थी। अगर पारुल अपनी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो नॉर्मल हो रही थी। पारुल अपने कमरे में आई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। वो एक राइटिंग डेस्क पर बैठी और एक नोटबुक पर चंद अल्फाज उकेरने लगी। लिखी तहरीर के नीचे अपने दस्तखत किए और वहीं बैठे-बैठे इंजेक्शन की भरी हुई शीशी को सिरिंज में अंतिम हद तक भरकर उसे अपनी कलाई के एक नस में इंजेक्ट कर दिया। खुले हुए नोटबुक के पन्ने पर उसने इंजेक्शन की खाली शीशी और सिरिंज रखा और अपने पलंग पर लेटकर बेड स्विच से कमरे में अंधेरा कर लिया। सिरहाने से सिर टिकाने के बाद उसने अपनी आंखें मूंद ली, फिर होठों में बुदबुदाई, अरिहंत आई लव यू।
मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ, प्लीज वेट करना, बाकी का सफर हम साथ साथ तय करेंगे। रात के 9 बज रहे थे। सरस्वती सक्सेना डिनर के लिए पारुल को बुलाने के लिए आई। कमरे में अंधेरा देखकर उसने लाइट ऑन किया। रोशनी होते ही जो नजारा उसे दिखा वो पहली नजर में उसे समझ में नहीं आया। पारुल का निश्चेत शरीर पलंग पर शयन मुद्रा में पड़ा हुआ था। सरस्वती सक्सेना ने पारुल को आवाज दी। कोई प्रतिक्रिया न होते हुए देखकर वो उसे झिंझोड़कर जगाना चाहती थी कि उसका ठंडा शरीर पाकर सरस्वती सक्सेना हैरान हुई। जब झिंझोड़ने पर भी पारुल के शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तब उसने पारुल के शरीर को गौर से देखा। सरस्वती सक्सेना की रीढ़ की हड्डी तक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। पारुल के शरीर की रंगत काली पड़ती हुई मालूम हो रही थी। सीने पर हाथ रखकर देखी तो धड़कन गायब थी। सरस्वती सक्सेना के कंठ से एक चीख उबल पड़ी। डाइनिंग टेबल पर बैठे देवदत्त सक्सेना ने जब पत्नी की चीख सुनी तो वे हड़बड़ाकर कुर्सी से उठे और लपक कर पारुल के कमरे में पहुंचे। पारुल की नब्ज टटोल कर देखा तो समझ गए कि लड़की ने क्या कर लिया है। कमरे में चारों तरफ निगाह डाली तो राइटिंग टेबल पर रखे राइटिंग पैड, बॉल पेन, इंजेक्शन की शीशी और सीरीज पर उनकी निगाह पड़ी। वे राइटिंग पैड के पास पहुंचे और चश्मा दुरुस्त कर पारुल की लिखित पंक्तियों को पढ़ने लगे। लिखा था, कहते हैं कि आत्महत्या करना कायरों का काम है, पर खुद को सजा, वो भी मौत की सजा देना इतना भी आसान नहीं है। अगर मैंने अरिहंत सोलंकी से विश्वासघात नहीं किया होता तो वो मासूम इंसान जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था शायद उस दुर्घटनाग्रस्त विमान में सफर नहीं कर रहा होता। मुमकिन है कि मैं कुछ दिन इंतजार करूं तो मैं फिर से सामान्य जीवन जीने लग जाऊं, पर जब मेरे अंदर जीने की हसरत ही नहीं, मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं, तो मैं किसका इंतजार करूं। सारा खेल ही नसीबों का है, वो मिला भी तो फिर से बिछुड़ने के लिए। माँ पापा मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी। दुनिया वालों आप भी मुझे माफ कीजिएगा, बतौर डॉक्टर मैं आप लोगों की ज्यादा दिनों तक खिदमत नहीं कर सकी। मैं जानती हूँ कि मेरा आत्महत्या करने का फैसला सभी को नागवार गुजरेगा, सभी की निगाह में मैं पढ़ी लिखी बेवकूफ सिद्ध होऊंगी, पर अब मुझे और समझदार नहीं बनना है। मैंने अपनी नादानियों से अपने प्रिय को खो दिया है। अगर इस दुनिया के बाद भी कोई जीवन है तो मैं शेष जीवन अपने प्रिय अरिहंत के साथ जीना चाहती हूँ। अंत में पुलिस से मेरी गुजारिश है कि किसी को भी मेरी मृत्यु के लिए दोषी नहीं ठहराया जाए, मेरे अलावा हर कोई निर्दोष है। फिर तहरीर के नीचे पारुल सक्सेना का पूरा हस्ताक्षर बै में तारीख दर्ज किया गया था। सरस्वती जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला ला, शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी हो। देवदत्त सक्सेना जल्दी से बोले। खबर मिलते ही ओपीडी का डॉक्टर लपक कर ऊपर आया और घोषणा किया कि पारुल को दुनिया छोड़े 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो गया था। प्राण रक्षक औषधि के गैर जरूरी ओवरडोज ने उसके प्राण हर लिए थे। फौरन पुलिस को सूचना दे दी गई थी। कमरे के फर्श पर बैठी सरस्वती सक्सेना अब भी नहीं समझ रही थी कि उसकी जिद ने ही उसकी बेटी के प्राण हर लिए थे। उसकी नज़र में मोहब्बत करने वालों का तो अंततः यही अंजाम होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।